तो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भाग 6 को। हम लोग जब अपना भाग वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने उसमें सारे भागों को डिस्कस कर लिया था और हमारा भाग 5 यानी कि संघ खत्म हो चुका है। अब हम आज से भाग 6 यानी कि राज्य पढ़ने जा रहे हैं और हमारा पॉलिटी का लगभग 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। केवल राज्य वाली चीज़ें पढ़कर फिर सारी आपको विविध चीज़ें मिलेंगी, मतलब राज्य और संघ के रिलेशन, आपातकाल, ठीक है, भाषा, संशोधन, ये वाली सारी चीज़ें मिलेंगी भागों में। अब हमारा जो संविधान की मुख्य चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले भाग में हम क्या करेंगे, हम अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 के अंडर में पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है राज्यपाल। ठीक है, तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, राज्यपाल को समझने से पहले मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग कंटिन्यू मेरा वीडियो देखते हैं तो आप लोगों ने राष्ट्रपति का वीडियो तो देखा ही होगा। अगर किसी ने राष्ट्रपति का वीडियो नहीं देखा है तो पहले राष्ट्रपति वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद राज्यपाल को पढ़िएगा। इससे क्या होगा, आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि राज्यपाल जो है ठीक वही काम करता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति जो काम सेंट्रल गवर्नमेंट में करता है, राज्यपाल वही काम स्टेट गवर्नमेंट में करता है। ठीक है, तो जिसका राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो राज्यपाल को बहुत आसानी से समझ लेगा। चलिए शुरू करते हैं। राज्य की कार्यपालिका जो होती है, विधायिका कार्यपालिका क्या होती है मैं बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ। तो राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख होता है राज्यपाल, जैसे कि राष्ट्रपति होता है संघ कार्यपालिका का। ठीक है, उसी की तरह तो राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होगा राज्यपाल। और ये क्या करेगा, जो राज्य की जो कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष मतलब कोई भी काम राज्य में हो रहा है तो राज्यपाल के नाम से हो रहा है। और संवैधानिक प्रमुख होगा, संविधान के अनुसार प्रमुख। संविधान कह रहा है कि राज्यपाल बहुत बड़ा पद है, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन वास्तविकता क्या है हम जानते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में वास्तविकता में प्रधानमंत्री मुख्य होता है और राज्य गवर्नमेंट में वास्तविकता में मुख्यमंत्री हेड होता है। ठीक है, इतना आप जानते ही हैं। उसके बाद देखते हैं, अगर हम राज्य की कार्यपालिका का बात करें तो कार्यपालिका का प्रधान होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। कार्यपालिका का प्रधान होगा राज्यपाल और राज्यपाल के ही नाम से सारे काम होंगे। ठीक है, संवैधानिक तौर पर प्रमुख होगा। ठीक है, कार्यकारी अध्यक्ष होगा, लेकिन वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है, वास्तविक शक्ति निहित होती है मुख्यमंत्री में। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में वास्तविक शक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री में निहित होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम लोग राज्यपाल से संबंधित जो जो अनुच्छेद है उनको पढ़ ले रहे हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे अनुच्छेद दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, 4-5 अनुच्छेद दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा सर इतने सारे अनुच्छेद क्यों पढ़ा रहे हैं। ये सारे अनुच्छेद एग्जाम में पूछे हुए अनुच्छेद हैं, वो भी सारे अच्छे एग्जामों में पूछे हुए अनुच्छेद हैं, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूँ। कुछ चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेंगी अगर आप एग्जाम क्वालिफाइड करना चाहते हैं, अगर आप अच्छी जॉब पाना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए इनको देख लेते हैं। देखिए, जैसे हम लोगों ने संघ में पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने राष्ट्रपति पढ़ा, है ना। तो हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 153 की। अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, ऐसा अनुच्छेद 53 में 153 में कहा गया था कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन फिर क्या होता है कि सातवां संविधान संशोधन होता है। कौन सा सातवां संविधान संशोधन होता है, 1956 में। इसमें क्या कहा जाता है कि दो या दो से अधिक राज्यों को भी एक राज्यपाल, सिंगल राज्यपाल संभाल सकता है, क्योंकि राज्यपाल का कोई बहुत ज़्यादा काम तो होता नहीं है, क्योंकि केवल संवैधानिक रूप से प्रमुख होता है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति जो होती है वो मुख्यमंत्री के अंडर में होती है। तो इसलिए ऐसा कहा गया कि एक राज्यपाल अगर जरूरत पड़े तो दो राज्य का भी राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, तो जैसे ही स्टार्ट हुआ राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद, हमने पहले 153 पढ़ लिया कि ठीक है एक राज्यपाल होगा। सातवें संशोधन में हमने ये पढ़ लिया कि ठीक है दो या दो से अधिक राज्यों को भी संभाल सकता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 154 की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 154 में क्या अनुच्छेद 154 के तहत कहा गया है कि जो राज्यपाल है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होंगी इसमें निहित होंगी। ठीक है, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होंगी इसमें निहित होंगी। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, 154 है, 4 में हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे दिमाग में याद रख सकते हैं कि 4 दिन की ज़िंदगी में सारी चीज़ निहित हैं। इसी में शादी होना है, इसी में आपके बच्चे होंगे, इसी में आप पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी पाएंगे। ठीक है, सारा जीवन जिएंगे। तो 4 दिन की ज़िंदगी है, 4 गृहस्थाश्रम होते हैं, है ना। तो ये 4 दिन की ज़िंदगी में सारी चीज़ें निहित हैं।
तो आप याद रख सकते हैं कि राज्यपाल की जो सारे शक्तियाँ वो किस में निहित हैं, 154 में निहित हैं, ठीक है। उसके बाद 155 की बात कर लेते हैं। 155 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति होगी। देखिए नियुक्ति अगर हम लोगों ने उपराष्ट्रपति की पढ़ी हो तो कितनी में थी, 66 में थी, 6 में थी, है ना। उसी तरह यहाँ पर 55 55 में क्या है, नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। 155 में क्या है, नियुक्ति, 155 में क्या है, नियुक्ति है। और राज्यपाल कितने साल के लिए नियुक्त होगा, 5 साल के लिए। जितने भी हम लोग अभी बड़े लोगों का पढ़ रहे थे, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, या फिर आप बात कर लीजिए प्रधानमंत्री हो, सब कितने साल के लिए, 5 साल के लिए हैं। तो ये तो कॉमन है, ठीक है, अंडरस्टूड है। उसके बाद का बात कर लेते हैं अनुच्छेद 156 की। अनुच्छेद 156 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न जो है पद धारण करेगा राज्यपाल अपना, ठीक है। जब राष्ट्रपति चाहेगा राज्यपाल को हटा सकता है बहुत आसानी से, कोई कहीं से परमिशन या कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और या तो फिर राज्यपाल अपना त्याग पत्र दे दे, दो तरीके हैं, तो राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा दे या वो खुद अपना त्याग पत्र दे दे। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए 56 इंच का सीना आपने सुना होगा ना, मोदी जी कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, बहुत वायरल भी हुआ था ये। तो मोदी जी क्या बांटते रहते हैं, हम लोग को प्रसाद बांटते रहते हैं, प्रसाद के रूप में क्या बांटते रहते हैं, 5 किलो अनाज ले लीजिए, गेहूं ले लीजिए, चावल ले लीजिए, है ना, ऐसी चीजें देते रहते हैं। तो 56 इंच के सीने से आप प्रसाद याद रख लेंगे। प्रसाद प्रयत्न जो है राज्यपाल कार्य पर बना रहता है, ठीक है, किसके, राष्ट्रपति के। चलिए अब देख लेते हैं 157। देखिए 57 में लास्ट में 7 आ रहा है ना, 7 मतलब साथ। तो आप किसी से अगर बोलेंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो आपसे कुछ मांग रहा है, वो आपसे किताब मांग रहा है या वो आपसे कोई फेवर मांग रहा है, तो आप उससे कहेंगे ना कि तुम अपने साथ क्या लाए हो, ठीक है, कि आपको मैं ये चीज़ दूँ, ठीक है। जैसे कि आपने अगर सत्यवादी हरिश्चंद्र की कहानी सुनी होगी, तो उसमें क्या होता है कि जब सत्यवादी हरिश्चंद्र जो है वो होते हैं, मतलब लाशों को जलाने वाला उनको काम मिलता है, वहाँ पर रहते हैं, तो उनका खुद का बेटे को जब जलाने के लिए उनकी वाइफ उनके पास आती है, तो अपने वाइफ से भी बोलते हैं कि आप मुझे क्या दोगी इसके बदले में, क्योंकि मुझे अपने मालिक को तो देना होगा, लाश जलाने के बदले में मैंने क्या मिला, मुझे क्या मिला, मुझे अपने मालिक को देना होगा। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र की वाइफ क्या करती हैं, अपना दुपट्टा फाड़ कर देती हैं, कपड़ा देती हैं दुपट्टा फाड़ कर, कि ये रख लीजिए मेरे तरफ से, मतलब आपके लिए है, आप मेरे बेटे की लाश को जला दीजिए। फिर भगवान वहीं उतरते हैं और कहते हैं कि ठीक है तुम बहुत सत्यवादी हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो किसी भी चीज़ के लिए आप क्या होता है कि साथ, अपने साथ आप क्या लाए हो, अगर आप कोई फेवर चाहते हो, कोई काम चाहते हो, ठीक है। तो उसमें क्या है, राज्यपाल की योग्यता, कि आपको अगर राज्यपाल बनना है तो आप क्या क्या योग्यता अपने साथ लाए हो, है ना, तभी आपको राज्यपाल बनाया जाएगा। तो क्या क्या योग्यताएं साथ में लानी होंगी, एक तो भारत का नागरिक होना होगा। हम लोगों ने जितना भी अभी पढ़ा है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, हमने सब में ये चीज़ डिस्कस की है कि भारत का नागरिक होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। याद रखिएगा केवल भारत के नागरिक की का डिस्कशन हुआ है, ये सब डिस्कस नहीं है कि जन्म से भारत का नागरिक हो, या फिर मतलब प्रमाण पत्र से भारत का नागरिक हो, या फिर बहुत सारे जो तरीके होते हैं, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नागरिकता में कि कैसे नागरिकता ली जाती है, तो वो सारी चीज़ें नहीं है, केवल भारत का नागरिक लिखा हुआ है। उसके बाद 35 साल की उम्र होनी चाहिए, ठीक है। 35 साल की उम्र, जितने हमने बड़े पद पढ़े हैं, जैसे उपराष्ट्रपति हमने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति हमने पढ़ा है, ठीक है, या राज्यपाल हम पढ़ रहे हैं, इन सब में हमने क्या पढ़ा है कि 35 साल की उम्र चाहिए होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या, किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, किसी ऐसे पद पर ना हो जहाँ वो लाभ ले रहा हो। और क्या होगा, राज्य विधानसभा का सदस्य नियुक्त होने योग्य योग्यता हो। देखिए जब हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे थे उसमें क्या पढ़ा था, लोकसभा का सदस्य नियुक्त होने योग्य योग्यता हो। और अब हम लोग जब उपराष्ट्र ये पढ़ रहे हैं, राज्यपाल पढ़ रहे हैं, तो राज्य विधानसभा के बराबर होनी चाहिए, समझ रहे हैं। तो राज्यपाल का काम कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जैसा ही है। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब यहाँ पर देखते हैं। देखिए राज्यपाल के पद ग्रहण की बात की जाए, तो राज्यपाल जब पद ग्रहण कर लेगा, योग्यता वगैरह हमने देख ली, तो जो उच्च न्यायालय होगा, जिस भी राज्य का राज्यपाल है, मान लीजिए सपोज करिए उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है, तो जो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, या फिर मुख्य न्यायाधीश के ना होने पर वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे, वो जो होंगे राज्यपाल को पद की शपथ दिलाएंगे। देखिए एकदम, अगर आप राज्यपाल पढ़ रहे हैं तो आप पहले राष्ट्रपति का वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए इट विल बिकम वेरी इजी, बिकॉज व्हेन वी आर डिस्कस अबाउट दी, राष्ट्रपति के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि राष्ट्रपति जो होंगे उनको पद की शपथ कौन दिलाएगा, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, सुप्रीम कोर्ट जो कि दिल्ली में है, उसके जो है मुख्य न्यायाधीश, या उनके ना रहने पर वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक ठीक सेम एज ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर। राज्य में भी राज्यपाल की नियुक्ति जो हो रही है, उसके बाद जो शपथ की बात आ रही है, वो तो या उच्च न्यायालय के या तो मुख्य न्यायाधीश दिला रहे हैं, या फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश दिला रहे हैं उच्च न्यायालय के, ठीक है। तो राज्यपाल एकदम सेम एज होता है राष्ट्रपति के। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको हो जाएगी अगर आपको राष्ट्रपति क्लियर है तो, ठीक है। अगर राज्यपाल की वेतन की बात कर लेते हैं कि वेतन कैसा मिलेगा उसको,
तो राज्यपाल का जो वेतन होता है वो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। जाहिर सी बात है, उन्हीं के प्रसाद प्रयत्न से आए हैं, उन्हीं के प्रसाद से तो नौकरी पाए हैं राज्यपाल की, तो वही निर्धारित करेंगे कि तुमको कितना वेतन दिया जाएगा। अब देखिए, हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर हमने अभी पढ़ा कि राज्यपाल को, एक राज्यपाल दो राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। 7वें संविधान संशोधन में ये कहा गया है 1956 में। तो क्या उसको डबल राज्यपाल की का वेतन मिलेगा अगर वो दो राज्यों का राज्यपाल होगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक राज्य का राज्यपाल हो या दो राज्य का राज्यपाल हो, उसको वेतन मिलेगा सेम। कितना वेतन मिलेगा? 3.5 लाख रुपए वेतन मिलते हैं, ठीक है। कितना मिलता है? 3.5 लाख रुपए वेतन मिलते हैं राज्यपाल को। वेतन सेम मिलता है, ठीक है। अब रही बात, ये दो राज्यों का वेतन, दो राज्यों में राज्यपाल है तो वेतन तो सेम मिल रहा है, 3.5 लाख, समझ गए हम। लेकिन ये वेतन देगा कौन? कौन सा राज्य वेतन देगा? तो ये राज्यों के वेतन देने की जो बात है, इसको अनुपात के रूप में दिया जाएगा, और ये अनुपात निर्धारित कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कैसे? सपोज करिए कि सिक्किम है, सिक्किम एक गरीब राज्य है, छोटा राज्य है, और उसके बदले में आप बात करिए उत्तर प्रदेश, बड़ा राज्य है और हमारी इकोनॉमी भी इस समय दूसरे नंबर पर चल रही है तमिलनाडु के बाद, ठीक है, उत्तर प्रदेश की। अगर हम जीडीपी की बात करें तो अब दोनों राज्यों का मान लीजिए सेम राज्यपाल है, ठीक है। और हो क्या रहा है कि 3.5 लाख वेतन है, तो ऐसा हो रहा है कि आधा वेतन सिक्किम से मांग रहे हैं, आधा वेतन उत्तर प्रदेश से मांग रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। सिक्किम एक छोटा राज्य है और वहाँ पर जो है कम आबादी है, काम भी राज्यपाल के जो होते हैं कम होंगे, और उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और यहाँ पर काम भी ज़्यादा है और यहाँ से भी आप बराबर सैलरी ले रहे हैं, तो गलत है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उसी अनुपात में, चाहे वो संख्या के हिसाब से करे या फिर विधानसभा सीटों के हिसाब से, या जैसे भी वो समझेगा, एक अनुपात में सैलरी डिसाइड कर देगा कि ठीक है, 3.5 लाख रुपए महीने सैलरी है, तो 50,000 सिक्किम दे और 3 लाख रुपए उत्तर प्रदेश दे, ठीक है। तो इस तरह से वो निर्धारित कर देगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति इस बात को निर्धारित करेगा। अच्छा, जो वेतन दिया जाएगा राज्यपाल को, कहाँ से दिया जाएगा? तो राज्य सरकार संचित निधि से, याद रखिएगा। राज्य की जो संचित निधि होती है, कॉन्सोलिडेट अमाउंट ऑफ स्टेट बोलते हैं उसको, ठीक है, तो वो वहाँ से संचित निधि से दी जाती है। वेतन ज़्यादातर आपको पता ही होगा संचित निधि से ही दी जाती है। अच्छा, राज्यपाल जो होगा वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। तो अब राष्ट्रपति ने राज्यपाल को नियुक्ति करवा दिया, तो जाहिर सी बात है राज्यपाल की कोई उत्तरदायित्व भी तो होगा कि किसको जवाब देना है। तो जवाब तो उसी को देगा जो उसका वेतन निर्धारित कर रहा है, जिसके प्रसाद प्रयत्न से नौकरी पाया है। तो किसके प्रसाद प्रयत्न से राज्यपाल नौकरी पा रहे हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न से पा रहे हैं। वेतन वही निर्धारित कर रहा है, अनुपात वगैरह वही निर्धारित कर रहा है ना। तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा कौन? राज्यपाल, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, राज्य की जो समस्त कार्यपालिका होती हैं वो सारे काम राज्यपाल के नाम से होंगे। मैं पहले ही आपको बता चुका कि राज्य में जितने भी काम होंगे वो राज्यपाल के नाम से होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर उसके मंत्री परिषद को के सदस्यों की नियुक्ति करता है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर उसके मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। ठीक वही काम स्टेट गवर्नमेंट में राज्यपाल कर रहा है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर रहा है और मुख्यमंत्री की सलाह पर उसके मंत्री परिषद की नियुक्ति कर रहा है ना। और क्या कर रहा है? उनको गोपनीयता की शपथ दिला रहा है ना। उनको गोपनीयता की शपथ दिला रहा है। इस समय आपने देखा होगा बिहार में नीतीश कुमार जी जो हैं दोबारा से तेजस्वी यादव को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो आपने देखा होगा उनको शपथ कौन दिला रहा है? बिहार के राज्यपाल जो हैं वो शपथ दिला रहे हैं, ठीक है। 9वीं बार उन्होंने शपथ ली है, ठीक है, मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोग ये चीज़ जो है, जब हम उच्चतम न्यायालय पढ़ रहे थे तब भी मैंने बता दिया था, दोबारा बता दे रहा हूँ कि हम लोग अगर बात करें, मतलब शपथ की ही बात चल रही है, तो जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे उनको पद की शपथ कौन दिलाएगा? तो राज्यपाल दिलाएंगे। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है ना, या फिर उनके ना रहने पर वरिष्ठतम न्यायाधीश। और जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर उनके जो साथ में होंगे, मतलब वरिष्ठतम न्यायाधीश या और लोग, उनको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। तो ये आपस में एक्सचेंज वाला सिस्टम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने देखा, राज्यपाल को शपथ कौन दिला रहा है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिला रहा है? राज्यपाल दिला रहे हैं। तो एक्सचेंज सिस्टम है। ऐसे राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट में भी है, और राज्यपाल और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में भी है, कि आपस में हम लोग एक दूसरे को शपथ दिला लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बात करें, क्या राज्यपाल के पास कोई ऐसी शक्तियां भी हैं जो उसमें नियुक्ति कर सके और इस तरह का कुछ कर सके राज्य के लिए? तो हाँ है। राज्य के जो मुख्य सचिव होते हैं,
ठीक है, जो कि मतलब एक तरह से मुख्यमंत्री के हेड होते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता के बारे में हम लोग डिटेल में वीडियो पढ़ चुके हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य का जो लोक सेवा आयोग है, जहाँ से पीसीएस की वैकेंसीज आती हैं, जैसे कि यूपी पीएससी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसके सदस्यों के और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? वो भी राज्यपाल करेगा। और जो राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? वो भी राज्यपाल करेगा। जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, या फिर अलीगढ़ में जो है विश्वविद्यालय वगैरह है, वो वाली जो ऐसी चीज़ें हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय, इनके जो कुलपति होंगे, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अच्छा देखिए, क्या राज्यपाल जो राज्य के लोक सेवा आयोग हैं, उनके सदस्यों की नियुक्ति कर रहा है, क्या उनको हटा भी सकता है? तो नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं है। उनको हटाने का काम केवल राष्ट्रपति कर सकता है। ऐसा क्यों सिस्टम बनाया गया है? मान लीजिए सपोज़ करिए, राज्य में जो लोक सेवा आयोग है, उसके अध्यक्ष और उसके सदस्यों को राज्यपाल ने नियुक्त कर लिया। फिर राज्यपाल कह रहे हैं मेरे घर के लड़कों को अब नौकरी लगवाइए, और उसके सदस्यों ने मना कर दिया। बोल दिया अध्यक्ष और सदस्यों ने कि नहीं, हम ऐसा काम नहीं कर सकते, यह असंवैधानिक है। गरीब बच्चों का क्या होगा? ठीक है, तो फिर क्या होगा कि राज्यपाल क्या करेंगे? उनको हटा देंगे। ठीक है बेटा, नहीं लगाओगे, ठीक है कोई बात नहीं, तुमको हटाते हैं। मैं अपना दूसरा आदमी बैठाऊंगा, उस आदमी से पहले ही पूछ लेंगे, तुम मेरे घर के बच्चों को नौकरी लगवाओगे ना, मेरे कहने पे काम करोगे ना? वो कहेगा हाँ हाँ, आपके कहने पे काम करेंगे। फिर उसको क्या करेगा? लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बना देगा। तो इसलिए ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि राज्यपाल नौकरी तो दिलवा सकता है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य तो बना सकता है, ठीक है, लेकिन उसको हटाने की ताकत उसके पास नहीं। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा, और वो भी इतने आसानी से नहीं हटाया जाता है। इसमें क्या होता है, कोर्ट जो है वो करती है, प्रतिवेदन देती है, मतलब पूरा डिस्कस होता है। तो राज्य के लोक सेवा जो आयोग होता है, उसके अध्यक्ष और सदस्य को हटाना इतना आसान नहीं होता है। राष्ट्रपति हटाता है, और बहुत सिस्टम से हटाता है, ठीक है। पूरी जांच वगैरह होती है इसमें, कि ऐसा तो नहीं है कि उसके ऊपर फोर्स बनाया जा रहा है कोई इनलीगल काम करने के लिए, ठीक है। तो हाँ, इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं, अब देख लेते हैं कि राज्यपाल के पास और कौन कौन सी इस तरह से नियुक्ति की शक्तियां हैं। तो देखिए, राज्य विधान परिषद। देखिए, विधान परिषद हर राज्य में नहीं होती है। राज्य में, हर राज्य में आपको विधानमंडल जरूर मिलेगा। मतलब कि विधानमंडल में, मतलब विधानमंडल हो गया। विधानमंडल में देखिए तीन चीज, जैसे केंद्र में हमने पढ़ा था संसद मतलब क्या? संसद मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। वैसे विधानमंडल, विधानमंडल मतलब क्या? विधानमंडल का मतलब हुआ राज्यपाल, राज्य की विधानसभा और विधान परिषद। तो ये जो राज्य की विधान परिषद मैं बता रहा हूँ, ये विधान परिषद हर जगह नहीं होती है। हर राज्य में आपको विधानसभा तो जरूर मिलेगी, ठीक है, और राज्यपाल तो जरूर मिलेगा, लेकिन जो विधानमंडल है वो हर राज्य में नहीं मिलती है, ठीक है। हर राज्य में विधानमंडल नहीं होती है। विधानमंडल केवल 7 या 8 राज्यों में है, ठीक है। ये विधानमंडल अगर राज्य चाहता है तो बनाता है, ठीक है, नहीं तो राज्य इसको हटा भी सकता है, ठीक है। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो विधान परिषद चाहता है कि नहीं चाहता है, ठीक है। विधान परिषद जो है वो राज्य का विधानसभा निर्धारित करता है, लेकिन आपको विधानसभा हर राज्य में मिलेगी और राज्यपाल हर राज्य में मिलेगा, ठीक है। बाकी जो विधान परिषद है ये आपको हर राज्य में नहीं मिलेगी, ठीक है। विधान परिषद आपको हर राज्य में नहीं मिलती है। याद रखिएगा, क्या नहीं मिलेगी? विधान परिषद हर राज्य में नहीं मिलेगी, केवल 7 या 8 राज्यों में विधान परिषद बनाई गई है, ठीक है। तो जो विधान परिषद है, अगर जिस राज्य में विधान परिषद होगी, अगर विधान परिषद बन गई है, तो उसके 1/6 भाग जो सदस्य होंगे, 1/6 जो उसके सदस्य होंगे, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। मान लीजिए विधान परिषद में सपोज करिए कि 60 सीटें हैं विधान परिषद में, ठीक है। तो इस 60 सीटों में से 1/6 यानी कि 10 सीटों पर नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ठीक है। और राज्यपाल क्या ऐसे ही नहीं किसी को भी अपने घर वाले कोई विधान परिषद सदस्य बना दिया, वो विज्ञान, साहित्य, कला और समाज सेवा आदि क्षेत्रों से जुड़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। कितने? 1/6 सदस्यों को बनाएगा, ठीक है। किसमें? विधान परिषद में। अगर विधान परिषद है उस राज्य में तो याद रखिएगा, नहीं है तो नहीं बना पाएगा, ठीक है। और विधान परिषद का भी वो होता है, रूल होता है कि इतनी, इससे ज़्यादा सीटें विधान परिषद में नहीं हो सकती हैं किसी भी राज्य के। 1/3 है आई थिंक, किसी भी इस राज्य के विधान परिषद में 1/3 से ज़्यादा सीटें नहीं हो सकती। मतलब कि अगर विधानसभा में, मतलब कि सपोज करिए किसी राज्य के विधानसभा में जो विधायक होते हैं, ठीक है, उसमें मान लीजिए 300 सीटें हैं, तो अगर विधान परिषद वो राज्य बना दे कि हमारे यहाँ विधान परिषद भी हमको चाहिए, विधान परिषद बन जाए, तो 100 से ज़्यादा सीटें नहीं होंगी। मतलब 1/3, 300 सीट विधानसभा में है, तो विधान परिषद में 100 सीटें हो सकती हैं। ऐसा प्रावधान है, 1/3 का है आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन हाँ मुझे जहाँ तक पता है 1/3 ही है, ठीक है। देख लीजिएगा 1/3 ही है, ठीक है, श्योर ही है लगभग इसमें।
ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं, राज्यपाल जो है विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। मैंने अभी बताया, विधानमंडल जो होता है उसका अभिन्न अंग होता है। जैसे संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति है, संसद मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। वैसे ही विधानमंडल मतलब राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद किसी किसी राज्य में नहीं होती है, तो राज्यपाल और विधानसभा तो कन्फर्म ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक पास होना है तो जब तक वो राज्यपाल का हस्ताक्षर नहीं हो जाएगा, अधिनियम नहीं बनेगा। हम लोग राष्ट्रपति में भी पढ़ चुके हैं कि लोकसभा में कोई बिल पास होगा, राज्यसभा में कोई बिल पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति की जब सिग्नेचर उस पर हो जाएगा राष्ट्रपति का, तभी वो कानून बनेगा। ठीक है, वो विधेयक पास माना जाएगा। उसी तरह राज्य विधानसभा में भी है कि राज्य विधानसभा में कोई जो है बिल पास हो जाएगा और विधान परिषद में पास हो जाएगा, उसके बाद वो उस पर जब राज्यपाल सिग्नेचर कर देंगे तब वो बिल माना जाएगा। अगर मान लीजिए उस राज्य में विधान परिषद है ही नहीं, तो विधानसभा में कोई बिल पास हो जाएगा, उसके बाद वो राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल ने भी उसको पास कर दिया, तब वो कानून माना जाएगा। ठीक है, तो वही इसमें कह रहे हैं। ठीक है, कि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही वो अधिनियम बनेगा, कानून बनेगा। राज्यपाल के पास भी वही शक्तियाँ जो राष्ट्रपति के पास हैं। सत्राहवन कर सकते हैं, मतलब सत्र बुला सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं, सत्र की छुट्टी कर सकते हैं, या फिर विघटन कर सकते हैं। मतलब कि जो विधानसभा है उसका विघटन कर सकते हैं कि भैया इसका विघटन हो गया, अब दोबारा चुनाव होगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं राज्यपाल? वही जो राष्ट्रपति कर सकते हैं। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला रहे थे, 108 में हमने पढ़ा था संयुक्त अधिवेशन, वैसे ही इसमें राज्यपाल के पास भी शक्ति है संयुक्त अधिवेशन बुलाने की। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुलाकर उसको संबोधित कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये शक्ति हो गई राज्यपाल के पास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनुच्छेद 200 देख लेते हैं। अनुच्छेद 200 में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। अनुच्छेद 200 के तहत क्या है, अगर मान लीजिए कोई विधानसभा कोई बिल पेश करे हमारे पास, ठीक है, और उसमें अगर कुछ इनलीगल हो, ठीक है, राज्यपाल के पास विधान सभा जो है उसने कोई बिल पास करके भेजा, उसमें कुछ इनलीगल हो, अगर राज्यपाल को लग रहा हो कि नहीं ये सही नहीं है, राज्य गलत कर रहा है, मतलब कि उच्च न्यायालय की शक्तियां खत्म करने की बात की गई हो, उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम किया जा रहा हो, या फिर असंवैधानिक कुछ हो, तो राज्यपाल अगर चाहे तो उस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित रख सकता है। 200 में क्या कहा गया है, 200 में कहा गया है कि अगर कोई बिल ऐसा है कि वो आपको लग रहा है कि असंवैधानिक है, तो 100 नहीं, 200%, 200% उसको रोक लीजिए, उसको जाने मत दीजिए। ठीक है, 200% उसको रोक लीजिए। ठीक है, उसको जाने मत दीजिए बिल को। ठीक है, तो राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। ठीक है, और विधेयक का प्रभाव राष्ट्रपति की अनुमति के प्रदान होने के बाद ही रहेगा। ठीक है, और ये कब होगा, अगर उसमें कुछ असंवैधानिक हो, जैसे उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण हो रहा हो, या फिर कुछ असावधानिक स्थिति उत्पन्न हो रही हो। ठीक है, समझ में आ गया, 200% उसको रोक लीजिए, ऐसा कहा गया है। तो याद रखने का तरीका है, आर्टिकल 200 में 200% रोक लीजिए। फिर अगले में क्या कहा गया है, 201 में, कि अब आपने रोक लिया, रोकने के बाद राष्ट्रपति को भेज दिया। ठीक है, अब राष्ट्रपति जो भी आपको निर्देश देगा, ठीक है, राज्यपाल उसको पुनः विचार के लिए विधानमंडल में भेज देगा कि भैया राज्य में हमने जो रोका था 200% अनुच्छेद 200 में, वो फिर हमने राष्ट्रपति को भेज दिया, तो राष्ट्रपति ने हमको ये निर्देश दिए हैं, उसको हम आपके पास भेज रहे हैं, इसको मतलब आपको 6 माह के अंदर, ठीक है, इस पर पुनः विचार करना है। फिर देख लीजिए राष्ट्रपति ने ये चीज़ें कही हैं। ठीक है, तो 200 में हमने रोक लिया, फिर 201 में हमने वापस भेज दिया, राष्ट्रपति के निर्देश आने के बाद, है ना, राष्ट्रपति का निर्देश आने के बाद। ठीक है, चलिए बस एक स्लॉट और बचा हुआ है, बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाकर और रखिए, बस वीडियो खत्म ही है। ठीक है, अनुच्छेद 213 की बात करते हैं। 213 में क्या है, देखिए बहुत आसान है याद करना। अगर जब हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था 1 2 3, 1 2 3 में क्या है, राष्ट्रपति का अध्यादेश है। अगर लोकसभा या राज्यसभा सत्र में ना हो और कोई बहुत जरूरी काम आ जाए, किसी देश से युद्ध छिड़ गया, कुछ हो गया अचानक से, और तब इतना मतलब वो नहीं है, टाइम नहीं है कि विधानसभा लोकसभा बुलाई जाए, कोई बिल पास किया जाए, तो राष्ट्रपति के पास ताकत है कि वो 6 महीने के लिए कोई अध्यादेश जारी कर सकता है, कोई नियम बना सकता है। ठीक है, और नियम से फिर काम होगा, फिर लेकिन वो अध्यादेश खत्म हो जाएगा विधान परिषद, मतलब लोकसभा और राज्यसभा शुरू होने के बाद। अगर लोकसभा और राज्यसभा शुरू होने के बाद जो है वो मतलब ज़्यादा दिन, 6 हफ्ते से ज़्यादा रहेगा नहीं। ठीक है, तो अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति 123 में। तो उसी में जो है दो को इधर कर दिया, एक को इधर कर दिया। 113 के अंदर में क्या होगा, राज्यपाल कर सकता है, राष्ट्रपति 123 में, राज्यपाल 213 में, है ना। दो को इधर कर दिया, एक को इधर कर दिया। तो क्या हुआ देखिए, इसमें क्या है 213 में, कि अगर विधानमंडल जो है सत्र में ना हो, मतलब कि अब इसमें राज्य स्तर पे बात हो रही है
कि राज्य का विधानसभा जो है वो सत्र में ना हो, तो राज्यपाल तत्काल कार्यवाही के लिए कोई आवश्यकता अगर पड़ जाए तो अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अध्यादेश जारी कर सकता है और उससे क्या होगा, वो अधिनियम बन जाएगा। लेकिन वो कितने दिन टिकेगा? जब विधान परिषद चालू हो जाएगी तो 6 हफ्ते टिकेगा। अगर विधान परिषद चालू हो गई या विधान परिषद या विधानमंडल मतलब सत्र में आ गए विधानसभा या विधान परिषद, तो 6 हफ्ते चलेगा। 6 हफ्ते के अंदर अंदर उसको स्वीकृति मिलना अध्यादेश को आवश्यक है, नहीं तो 6 हफ्ते के भीतर वो स्वीकृति ना मिला तो अधिनियम जो होगा, अध्यादेश जो होगा, वो वैध नहीं माना जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं राज्यपाल जो होगा धन विधेयक को छोड़कर, हम धन विधेयक के बारे में पढ़ चुके हैं, क्योंकि धन भाई बहुत जरूरी है राज्य के लिए, सारे काम उसी से होने हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि राज्यपाल अपनी किसी दूसरी पार्टी का तो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए और वो क्या करे, धन विधेयक कोई रोक दे ताकि राज्य में त्राहिमाम त्राहिमाम मच जाए। तो धन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी और कोई अगर विधेयक है तो उसको पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल में भेज सकता है राज्यपाल। ठीक है, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा अगर दोबारा पारित कर दिया जाए, दोबारा उसको अगर राज्यपाल के पास भेज दिया जाए, धन विधेयक के अलावा बात हो रही है, धन विधेयक में राज्यपाल की कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, उसको पास ही करना पड़ेगा क्योंकि धन तो राज्य के लिए जरूरी है, नहीं तो राज्य में त्राहिमाम मच जाएगा। लेकिन अगर विधेयक के अलावा कोई और विधेयक और राज्यपाल ने उसको वापस भेज दिया है पुनः विचार के लिए कि दोबारा देख लो सही है ना, और राज्य विधानसभा ने कह दिया हाँ सही है, तो दोबारा आने पर फिर क्या होगा कि राज्यपाल को सहमति देनी होगी, राज्यपाल को उस पर सिग्नेचर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं। लेकिन धन विधेयक के बारे में तो ताकत नहीं है, लेकिन संचित निधि जो है उसके बारे में राज्यपाल के पास ताकत है। राज्यपाल की खुद की उसमें से सैलरी आ रही है, ठीक है, राज्य के संचित निधि से, तो इसमें तो ताकत रखेगा ही। तो अगर कोई ऐसा विधेयक है जो संचित निधि के खर्च करने की व्यवस्था के बारे में है, ठीक है, तो वो विधान परिषद में यानी कि विधान परिषद या विधानसभा में मतलब विधानमंडल में तब तक पारित नहीं माना जाएगा जब तक राज्यपाल उस पर स्तुति नहीं दे देगा, मतलब अप्रूवल नहीं दे देगा, मतलब उस पर ये नहीं कह देगा कि हाँ मेरे को इस बारे में संज्ञान है। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। बस थोड़ा सा और बचा हुआ, वीडियो एकदम खत्म है। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 161 बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा हुआ कई बार। हमने राष्ट्रपति में क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति में पढ़ा था अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास मृत्यु दंड तक में, अगर किसी को मृत्यु दंड तक मिल गया है तो उसको भी क्षमा दान देने की राष्ट्रपति के पास ताकत है। राष्ट्रपति आर्टिकल 72 में किसी को मृत्यु दंड भी मिल गया है तो क्षमा कर सकता है। याद कैसे किया था हमने कि जिसको सजा मिली वो कह रहा है साथ दो, साथ दो, मेरा साथ दो। तो साथ दो में हमने कैसे याद किया था? ठीक है, कि मृत्यु दंड से माफी मिल सकती है, साथ दो। ठीक है, उसी तरह आर्टिकल 161 में 161 में राज्यपाल के पास शक्ति है कि वो किसी दंड के लिए क्षमा, प्रतिबिंबित या विराम परिमार कर सकता है। ठीक है, परिहार कर सकता है, मतलब दंड का जो है लघुकरण कर सकता है। अगर कोई किसी को सजा मिली है तो उसको कम करने का या क्षमा करने का राज्यपाल के पास अधिकार है। किसमें? अनुच्छेद 161 में। लेकिन याद रखिएगा, राज्यपाल के पास मृत्यु दंड में क्षमा देने की शक्ति नहीं है। क्या नहीं है? राज्यपाल के पास मृत्यु दंड में क्षमा देने की शक्ति नहीं है। ठीक है, राज्यपाल के पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए राज्यपाल की पदावधि के दौरान, ठीक है, अगर किसी न्यायालय में राज्यपाल के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई क्या चल सकती है? नहीं। अगर राज्यपाल कोई पद पर है, कितने दिन के लिए की नियुक्त होता है राज्यपाल? 5 साल के लिए नियुक्त होता है। उस 5 साल के दौरान राज्यपाल के ऊपर कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं चल सकती है। ऐसा नियम क्यों बनाया गया है? कोई राज्यपाल है, मान लीजिए सपोज करिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल सपोज करिए कि कांग्रेस पार्टी के हैं, और यहाँ सरकार सपोज चल करिए कि किसी और पार्टी की चल रही, बीजेपी की चल रही है। और बीजेपी क्योंकि राज्यपाल जो है कांग्रेस के हैं, पता चले बीजेपी गवर्नमेंट उनको फंसाने के लिए कोई उन पर आपराधिक मामला चला दे। राज्यपाल उनका बिल पास नहीं कर रहे हैं, कोई बिल अगर उनको नहीं पसंद आ रहा है तो राज्य विधानसभा उन पर गुस्सा निकाल दे। कानून सत्ता तो जानते ही हैं, वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के पास होती है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज करवा दें, आपराधिक कार्रवाई करवा दें, तो ये तो गलत चीज़ हो गई। मान लीजिए कोई ऐसा बिल पास हो रहा है बीजेपी के द्वारा जो असंवैधानिक है, तो राज्यपाल कांग्रेस के हैं, मान लीजिए सपोज करिए, वो मना कर रहे हैं कि नहीं असंवैधानिक है, मैं नहीं करूंगा। तो इन्होंने क्या किया, इनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करवा दी बीजेपी ने। तो इन सब चीज़ों से ऐसा ना हो, इन सब चीज़ों से बचने के लिए सिस्टम बनाया गया कि राज्यपाल जो होगा उसके खिलाफ जब वो पद पर होगा तो कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। ठीक है, आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी, या फिर कोई भी न्यायालय जो है गिरफ्तारी के लिए आदेश नहीं करेगा। ठीक है, मतलब जो न्यायालय होगा वो आदेश नहीं दे सकता है गिरफ्तारी के लिए राज्यपाल के लिए। लेकिन जब राज्यपाल पद से पूर्व या पर्व पद के बाद
मतलब पद ग्रहण करने से पूर्व या पद ग्रहण करने के बाद उनके खिलाफ सिविल कार्रवाई चल चल सकती है। सिविल की कार्रवाई उनके खिलाफ चल सकती है, लेकिन आपको 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। 2 महीने पहले राज्यपाल को बताना होगा कि आपके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है सिविल मामले में। सिविल मामले मतलब घरेलू मामले होते हैं। ठीक है। अब क्यों ऐसा नियम बनाया गया कि सिविल मामले में 2 महीने की पूर्व सूचना पर कार्रवाई हो सकती है? मान लीजिए कोई राज्यपाल है और अपनी वाइफ को मार रहा है, अपने वाइफ से लड़ाई झगड़े कर रहा है, तो ऐसे मामले में क्या होगा? हमने तो बोल दिया कि कोई गिरफ्तारी नहीं होगी राज्यपाल की, कोई आपराधिक मामले दर्ज नहीं होंगे। तो ऐसी समस्या ना आए, इसके लिए बचने के लिए इन सब चीज़ों से देख रहे हैं। मैं तो कभी कभी सोचकर आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि बाबा अम्बेडकर ने क्या संविधान लिखा है। गजब लिखा है, गजब। देखिए, आपकी विचारधारा में अंतर हो सकता है। आप बाबा अम्बेडकर के विचारधारा आपसे ना मिलती हो, आप उनके विरोधी हो सकते हैं, लेकिन आपको ये बात तो माननी होगी कि क्या गजब का मतलब ज्ञान है और क्या गजब का संविधान लिखा है। एक एक चीज़ें सोच कर सोचिए कितना मुश्किल होता होगा 1946 में जब संविधान सभा बनने के बाद, और फिर 29 अगस्त से काम शुरू हुआ। 29 अगस्त को जो है 29 अगस्त 1947, याद रखिएगा एग्जाम में बहुत बार पूछता है। 29 अगस्त 1947 से जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनी जिस दिन, और बाबा अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया और उनको काम सौंपा गया 1947, आज से 75 साल पहले। कितना डिफिकल्ट होगा इन सब चीज़ों को सोच पाना, वेरी डिफिकल्ट। बहुत सारे देशों के संविधान को पूरी पूरी मोटी मोटी बुकें पढ़ी, उनको समझा, और उसमें से उनको निचोड़ कर और अपना दिमाग लगा कर क्या बेहतरीन संविधान दिया। देख रहे हैं आप, ये भी सोच लिया कि अगर वाइफ को मारने लगे राज्यपाल, या फिर घरेलू कोई हिंसा करने लगे, सिविल हिंसा की कोई कोई मामला आ जाए सिविल हिंसा का, तो क्या होगा? तो भी प्रावधान बना दिया कि 2 महीने पहले उनको बता दीजिए कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ठीक है, सिविल मामले में। गजब। आई सल्यूट, रियली आई वांट टू सल्यूट बाबा अम्बेडकर फॉर दैट यार। ठीक है। और पहली महिला राज्यपाल की बात कर लें तो सरोजिनी नायडू हुई थी पहली महिला राज्यपाल। एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। और इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड। ज़्यादा नहीं है, बस वीडियो खत्म ही है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, डिफिकल्ट क्वेश्चन, वही ऐड किए हुए हैं। ठीक है। और अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़, आप लोग बाद में भूल जाएंगे इसलिए मैं कह रहा हूँ, अभी वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? नियुक्ति में हमने क्या पढ़ा था? नियुक्ति में जैसे हमने उपराष्ट्रपति की नियुक्ति पढ़ी थी 66, वैसे ही राज्यपाल की नियुक्ति है 55, है ना? नियुक्ति किस में हो गई? 55 में हो गई। चलिए, इसको देखते हैं। भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। नहीं, जन्म का तो हमने डिस्कशन करा ही नहीं था। हमने केवल इतना पढ़ा था, अभी तक जितने लोगों का हम पढ़े हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सबका यही पढ़े हैं, भारत का नागरिक। जन्म या मृत्यु या प्रमाण पत्र, ये सब तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, जन्म से नहीं, केवल भारत का नागरिक होना चाहिए। कम से कम 35 साल की आयु होनी चाहिए, एकदम सही है। जितने जिम्मेदार पद हमने पढ़े हैं, उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, सब 35 साल पढ़े हैं। ठीक है। लोकसभा के सदस्य बनने योग्य योग्यता रखता हो? नहीं, लोकसभा के सदस्य योग्य योग्यता किसका है? राष्ट्रपति का है। राज्यपाल का क्या है? राज्यपाल राज्य लेवल पे है, तो राज्य विधानसभा के बराबर योग्यता होनी चाहिए, है ना? ये भी गलत हो जाएगा। 4 में क्या है? एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। बिल्कुल सही। 7वां संविधान संशोधन जो हुआ, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956, उसमें यही तो कहा गया कि एक या एक से अधिक राज्यों का भी हो सकता है, तो ये भी सही। तो दूसरा और चौथा सही है। कहीं है दूसरा चौथा? ये रहा। वेरी इजी। ठीक है। इफ योर थ्योरी इज कंप्लीटेड, इट इज़ वेरी इजी टू डू सॉल्व दैट। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं किसी राज्य के गवर्नर, यानी कि गवर्नर मतलब राज्यपाल, उसके संबंध में कौन कौन से कथन हैं, विचार करिए। देखिए, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, एकदम सही है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार वह पद धारण करता है, एकदम सही है, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही धारण करता है। 156 में हम लोग पढ़ चुके हैं, 56 इंच का सीना प्रसाद। नियुक्ति किस में पढ़ चुके हैं? नियुक्ति हमने पढ़ी 155 में, है ना? उसके बाद राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है ना? बिल्कुल सही है। निहित किस में पढ़ा है हमने? 4 दिन की जिंदगी में सब कुछ निहित, 154। ठीक है। और इसका क्या होता है? सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। हमने जितने बड़े पद पढ़े हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो, सब 5 साल के लिए हैं। ठीक है, तो चारों ही इसमें सही है, सभी सही। पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो उसको पैसा देगा, जो वेतन देगा, जो जिसके प्रसाद प्रयत्न है राष्ट्रपति के। वेरी इजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद धारण कर सकता है? राज्यपाल। राज्यपाल प्रसाद प्रयत्न होता है। किसमें कहा गया है? 156 में कहा गया है, ठीक है। बाकी इन लोगों को हटाने के लिए लोकसभा को अध्यक्ष को तो लोकसभा ही हटा सकती है, ठीक है। और ये निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए बहुत टिटिम्मा है, ठीक है। दोनों सदनों में पास करना पड़ता है बिल वगैरह, वही उच्चतम न्यायालय में भी है, ठीक है। अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे तो बताएंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को इजीली हटा सकता है, कोई संविधान में प्रावधान वधान नहीं है, प्रसाद प्रयत्न तो है ही ये, ठीक है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते का मतलब वो कहाँ से होता है? किसकी ड्यूटी कर रहा है राज्यपाल? राज्यपाल राज्य के लिए ड्यूटी कर रहा है, राज्य का शपथ दिला रहा है, राज्य का सब कुछ कर रहा है। तो राज्य से ही उसकी सैलरी लीजिए, जितने राज्यों में है उसी अनुपात में ले लीजिए उसको। तो कहाँ से लिया जाता है? राज्य की संचित निधि से। संचित निधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंने अब उस समय जब मैं संचित निधि बता रहा था तब भी बताया था, कॉन्सॉलिडेट फंड ऑफ स्टेट कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि राज्य की संचित निधि। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? मैंने कहा ना, अगर कोई विधेयक राज्यपाल को ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ असंवैधानिक है तो 100% नहीं, 200% आप अपने पास उसको रख लीजिए और फिर राष्ट्रपति को भेजिए बाद में। एक नहीं, 200%। कितना परसेंट? 200% रख लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? राष्ट्रपति कितने में? 123 123 में राष्ट्रपति। राज्यपाल के लिए क्या होगा? इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए। 213 में क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। वेरी इजी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। देखिए बस ये ज़्यादा क्वेश्चन मैंने डाले नहीं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं। पूछे तो हुए हैं 50 से ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। अब देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के बाद मतलब किसी राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल बनी? हमने उन्होंने डिस्कस किया सरोजनी नायडू। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। सरोजनी नायडू जो है पहली बार महिला राज्यपाल बनी थी, ठीक है, किसी भी राज्य की। उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इस प्रकार हमारा पूरा वीडियो और थ्योरी और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो के नीचे जाके अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिनका भी आर ओ का एग्ज़ाम है, अब इसके बाद एक दो वीडियो मैं और बना दूंगा जिसमें आपका मतलब राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये लगभग हमारा पॉलिटी 85-80% हो गया है। अब जो 20% इसमें विविध चीज़ें बची हुई हैं, ठीक है, जैसे आपातकाल हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, समितियां हो गई, ठीक है, पंचायती राज हो गया, जो विविध चीज़ें हैं वो आप पढ़ लीजिए, नहीं तो आपका छूट जाएगा। वीडियो नहीं बन पाएंगी उतनी जल्दी, ठीक है। बनेंगी तो वीडियो, लेकिन आपके एग्जाम से पहले नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो 10-15% जो रह गया उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आप लोगों से। मैं वीडियो करा रहा था लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ भी उतना टाइम नहीं मिल पाता है, टीम को भी उतना टाइम नहीं मिलता है, तो जितने वीडियोस हो पाए हमने करा दिए हैं। और जितने वीडियोस हैं उनके साथ सबका आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप यूपी एग्जाम वाले एप्लीकेशन पर चले जाइएगा, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी लिंक मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, और वो आपको पेड है, 99 रुपये या 102 रुपये में वो आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।